push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आज की क्लास में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है और कोग्निटिव डोमेन की तमाम कैटेगरीज नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेलुएशन को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने सबका एनटीएस के पेपर्स को सॉल्व किया था, जिसका आखिरी एमसीक्यूज़ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जल्दी से लाइक कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिरी एमसीक्यूज़ था हमारी लास्ट क्लास का, कम्प्रीहेंशन इज़ द लेवल इन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कम्प्रीहेंशन जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इसका क्या आंसर था जी? सेकंड। और मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो तकरीबन हर तरह के पेपर्स में, चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पीएससी की बात करें, एनटीएस की बात करें, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में से वो हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं। और कोग्निटिव डोमेन जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, उसमें तकरीबन 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चंस तो हर सूरत में आते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो डोमेन है लर्निंग के वो कौन कौन से हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि उनमें से एक डोमेन जो है कोग्निटिव डोमेन, उसके बारे में पढ़ें, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। लर्निंग डोमेन्स, दे आर 3 मेन डोमेन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के 3 बड़े डोमेन हैं एंड ऑल टीचर्स शुड नो अबाउट देम, और तमाम टीचर्स को इसके बारे में जानना चाहिए। एंड यूज़ देम टू कंस्ट्रक्ट लेसन्स, और लेसन्स को कंस्ट्रक्ट करते वक्त इनका इस्तेमाल करना चाहिए। दीज डोमेन्स आर कोग्निटिव डोमेन, पहला जो है हमारा वो डियर फॉलोवर्स कोग्निटिव डोमेन है। कोग्निटिव डोमेन जो है वो मेंटल स्किल्स पर मुश्तमिल है। बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, उसकी जो अंदरूनी नशोनुमा है, दिमागी नशोनुमा जो है बच्चे की, ये उसके ऊपर मुश्तमिल है कि बच्चे का दिमाग किस तरह काम करता है और उसके दिमाग को किस तरह हमने बेहतर अंदाज में लेके जाना है। उसकी जो मेंटल स्किल्स हैं उनको किस तरह हमने निखारना है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं उनको हमने किस तरह इम्प्रूव करना है। और कोग्निटिव डोमेन जो है इसका रिलेशन किससे है? थिंकिंग से, और थिंकिंग का तल्लुक किससे है? दिमाग से है। तो इसलिए ये बच्चे के दिमाग को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए टीचर की हेल्प करता है। और ये बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में पेश किया था। इसी तरह दूसरा जो डोमेन है वो अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड है जी? फीलिंग्स एंड इमोशंस से रिलेटेड है। इमोशन और फीलिंग से रिलेटेड है, यानी बच्चे का बिहेवियर और जो एटीट्यूड है वो किस तरह इम्प्रूव किया जाए, उसका लोगों में उठना बैठना किस तरह से बेहतर किया जाए। तो इसका तल्लुक किसी फीलिंग्स से, उसके एहसासात से, उसके इमोशन से इसका तल्लुक है, और ये बच्चे की इमोशनल एरियाज़ में बेहतरी लाता है। इसी तरह तीसरे नंबर पे है जी साइकोमोटर डोमेन। इसका तल्लुक किससे डियर फॉलोवर्स? इसका तल्लुक मैनुअल फिज़िकल स्किल्स से है, यानी उसके हाथ को चलाने की सलाहियत हो गई। मसलन एक टेलर जो है वो बहुत अच्छे कपड़े सीता है, वो उसके हाथों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, और उसके मुकाबले में एक और भी टेलर है जो इतने अच्छे कपड़े नहीं सीता। और हम ये कहते हैं कि ये जो टेलर है, पहले वाला टेलर, इसकी मोटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इसके हाथ पाँव चलाने की जो सलाहियत है बहुत अच्छी है। तो साइकोमोटर डोमेन दरअसल बच्चे की जो मैनुअल फिज़िकल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। आगे जी, ईच डोमेन हैज़ टैक्सोनॉमी एसोसिएटेड विद इट। हर जो डोमेन है उसके साथ टैक्सोनॉमी का ये जो वर्ड है ये जुड़ा हुआ है। टैक्सोनॉमी इज़ सिंपली मीन्स
ए वर्ड फॉर अ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है जी? दर्जा बंदी। दर्जा बंदी के लिए जो वर्ड टैक्सोनॉमी या दर्जा बंदी के लिए इस्तेमाल होता है। ऑल ऑफ द टैक्सोनॉमीज प्रोसीड फ्राम द सिंपलेस्ट टू मोर कम्प्लेक्स लेवल्स। जितनी भी दर्जा बंदियाँ हैं वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं। द डोमेन्स ऑफ लर्निंग वर फर्स्ट डेवलप्ड एंड डिस्क्राइब्स बिटवीन 1956 टू 1972। पहली बार जो लर्निंग डोमेन्स पेश किए गए वो 1956 से 1972 के दरमियान पेश किए गए। तो डियर फॉलोवर्स, आज हमने किसके बारे में बात करनी है जी? कोग्निटिव डोमेन के बारे में बात करनी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जिसमें हर पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। बेशक आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, NTS की बात करें, आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो कोग्निटिव डोमेन जो ब्लूम ने पेश किया था इसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। ब्लूम वाज इन्वॉल्व इन डिस्क्राइबिंग बोथ द कोग्निटिव एंड द अफेक्टिव डोमेन्स। ब्लूम ने दोनों कोग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स पर काम किया। ही अपीयर्ड एज फर्स्ट ऑथर। आप पहले ऑथर के तौर पर उभरे ऑन द कोग्निटिव डोमेन के तौर पर। बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में आपने पहले बात की। बच्चे की जो मेंटल स्किल्स हैं उनके बारे में आपने सबसे पहले बात की। As a result, this bore his name for years and was commonly known among educators. Bloom's taxonomy, even though his colleague David Krathwohl, also a partner on the 1956 publication, जिसकी बिना पर आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, बहुत साल आपने शोहरत पाई और आप एजुकेटर्स के दरमियान ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से फेमस हैं। और इस पब्लिकेशन में जो 1956 में आपने कोग्निटिव डोमेन पेश किया, इसमें आपके जो कोलीग हैं, आपके पार्टनर हैं, क्रैथहोल ने भी आपका साथ दिया। अब हम जानते हैं कि कोग्निटिव डोमेन है क्या। पहले तो मैं आपको बयान कर चुका हूँ, लेकिन हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं। कोग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड फर्स्ट टाइम बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। कोग्निटिव डोमेन पहली बार बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में पेश किया। द कोग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज। कोग्निटिव डोमेन में इल्म और डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इल्म और अंदरूनी जो महारतें हैं उनकी नशोनुमा की जाती है। दे आर 6 स्टेजेस और कैटेगरीज ऑफ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन की 6 कैटेगरीज़ हैं या स्टेजेस हैं कि बच्चा किस तरह उसके दिमाग में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। इसकी कितनी स्टेजेस हैं जी? 6 स्टेजेस से वो गुज़र के जो है उसकी बेहतरीन अंदाज में ज़हनी नशोनुमा की जा सकती है। उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर किया जा सकता है। उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को आप बेहतरी ला सकते हैं। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो आगे हम चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में पेश किया गया और इसका एक रिवाइज वर्जन पेश किया गया एंडरसन की तरफ से 2001 में। ये रिवाइज जो वर्जन है इसमें जो नाउन्स थे, जैसे नॉलेज हो गया, कम्प्रीहेंशन हो गया, नाउन्स को वर्ब में तब्दील कर दिया गया। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट। इसमें सिर्फ ये तब्दीली लाएगी जो 2001 में वर्जन पेश किया गया कि जो सिंथेसिस था इसको लास्ट पे लाया गया, यानी क्रिएटिविटी जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो इवेलुएशन था उसको एक दर्जा नीचे, इवेलुएट आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। बस ये तब्दीली लाई गई। तो हम अब एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो क्या है जी? नॉलेज। हम सिंपलेस टू कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। जो पहला दर्जा है, सबसे कम दर्जा जो होता है इल्म देने का बच्चे को, वो कौन सा दर्जा था जी? नॉलेज। नॉलेज क्या है, हम नॉलेज को समझेंगे। तो डियर फॉलोवर्स, नॉलेज पहला स्टेज होता है कि कोई बात आप बच्चे को बताते हैं, सिर्फ जानता है वो। मिसाल के तौर पर हम छोटी क्लास के बच्चे को बताते हैं कि ये जो दरख्त होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जड़, तना, पत्ते, शाखें। आपने बच्चे को ये बात बताई तो उसने ये बात जान ली।
या फिर आप एक बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा ये चेयर है, इसके ऊपर बैठा जाता है, बस आपने इतना उसको बता दिया। डियर फॉलोवर्स, पहला स्टेज होता है जानना। आपने उसको तारुफ़ करवाया, आप उसको तारुफ़ करवाते हैं किसी चीज़ का, आप उसको इंट्रोडक्शन करवाते हैं किसी चीज़ का। ये कोग्निटिव स्किल्स का पहला स्टेज होता है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद इसको समझना चाहें मज़ीद एग्जांपल से, कोई भी चीज़ आपको बता दी गई, कोई भी वर्ड आपको बता दिया गया, कोई भी नॉलेज दे दिया गया, किसी भी चीज़ के बारे में सिंपली आपको बता दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, कोई भी पोएम हो गई जो आपको याद करवा दी गई, उसका मीनिंग नहीं आपको बताया गया, सिर्फ आपको याद करवा दी गई। या अगर हम टेबल की एग्जांपल लें तो हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा 10 का टेबल याद कर लो, टेबल हम उसको लिख के दे देते हैं। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, बस वो उसको रट्टा लगा के याद कर लेता है। हम उसको ये नहीं बताते कि 10 1s are 10 के बाद 10 2s are 20 कैसे आया। हमने उसको ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि हमने इसमें 10 मज़ीद ऐड किए हैं, 10 हमने इसमें काउंट किया तो मज़ीद ये 20 हो गया। तो ये क्या नॉलेज है, बस हमने उसे दे दिया, उसने रट्टा लगा लिया, समझ कुछ नहीं आया। बस आपने रिसीव कर लिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। तो ये कौन सा स्टेज है जी? नॉलेज का, सिर्फ आपने इल्म दे दिया। इसके बाद आता है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि जो बात आपने जान ली है इसे आप अपने अल्फाज में बयान कर सकें। अगर आप इसे अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, इसे रिपीट नहीं कर सकते, जिसमें बच्चा अंडरस्टैंड कर ले, यूज़ टू हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पिक्चराइजेशन हो जाए, हर लफ्ज़ के पीछे तस्वीर होती है, वो इसको समझ में आने लगे, वो बात कर सकता हो, वो टर्म्स यूज़ कर सकता हो, उन टर्म्स की अदायगी इसके लिए आसान हो। तो अगर हम इसको मज़ीद समझना चाहें तो कम्प्रीहेंशन में क्या होगा, आप समझेंगे किसी चीज़ को। अच्छा ये 10 में हमने मज़ीद 10 डाले तो 20 हो गया, 2 1s are 2 2 2s are 20 कैसे हुआ जी? या आपने बच्चे को 10 लाइनें लगा के दे दी, वो उसको काउंट करके 10 में मज़ीद डालता और 20 होता है, उसको समझ में आता है कि 20 कैसे आया है आगे 10 के बाद। और आपने अगर उसको कोई डेफिनेशन दी और उसने वो याद कर ली रट्टा लगा के, तो ये नॉलेज में आएगा, कम्प्रीहेंशन में नहीं आएगा। जब वो उस डेफिनेशन को समझ के याद करेगा तो तब वो डेफिनेशन कम्प्रीहेंशन में आएगी। जैसे मैंने आपको ये बताया शुरू में कि लर्निंग के 3 डोमेन्स हैं जी, जो यूज़ होते हैं किसी बच्चे की लर्निंग के लिए। कोग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है। तो बस मैंने ये आपको बता दिया कि ये 3 डोमेन है लर्निंग के। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ये सारी स्टेजेस समझाऊंगा, तो तब जाके आपकी कम्प्रीहेंशन होगी। किसी चीज़ को समझेंगे अच्छे तरीके से तो तब जाके कम्प्रीहेंशन होगी। उम्मीद है कि ये कम्प्रीहेंशन का जो स्टेज है ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम तीसरे स्टेज पे चलते हैं। तीसरी क्या है जी? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसे कहते हैं? और इसी तरह साथ आप देख सकते हैं कि ये जो रिवाइज्ड वर्जन है ये भी आपके सामने ही है। नॉलेज को रिमेंबर करार दिया गया, जो नया एडवांस वर्जन या लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी तरह एप्लीकेशन को अप्लाइंग का नाम दिया गया, वर्ब्स की फॉर्म में इनको तब्दील कर दिया गया। तो एप्लीकेशन की स्टेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को एडिशन के क्वेश्चन समझाए, वो अपनी लाइफ में इनको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी अम्मी बाज़ार जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कितना खर्चा हुआ, 500 रुपीज़ वो साथ लेके गई, और जब वो वापस आती हैं तो वो समझती हैं कि शायद उनसे पैसे कहीं गुम हो गए, सामान तो मैंने कम लाया है। तो वो अपनी अम्मी से पूछता है कि अम्मी आपने चावल कितने के लाए? अम्मी बताती हैं 200 रुपीज़ के चावल लाएँ। और दाल कितने की लाई है? वो कहती हैं 200 रुपीज़ की दाल लाई है। और अम्मी चीनी कितने की लाई है? 100 रुपीज़ की चीनी लाई है। और वो जल्दी से काउंट कर लेता है, 200 में 200 डाले, 400 और 100 की आपने शुगर लाई तो 500 तो अम्मी पूरे हो गए। आपको तो परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सारे पैसे खर्च कर दिए। तो इसलिए अब जो कम्प्रीहेंशन में उसने जो एडिशन सीखा था कि किस तरह चीज़ों को जमा करते हैं, उस एडिशन को उसने जाके एप्लीकेशन में यूज़ कर दिया। एप्लीकेशन क्या है डियर फॉलोवर्स? एप्लीकेशन में हम
जो बात सीख लेते हैं उसको अपनी अमली ज़िंदगी में मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बच्चे ने सीखा स्कूल में कि बेवा का जो इस्लाम में हिस्सा है वो 1/8 हिस्सा है प्रॉपर्टी में, तो फिर वो इस चीज़ में भी लोगों की हेल्प करना शुरू हो गया, इसको अप्लाई करना शुरू हो गया, कैलकुलेशन करके बताना शुरू हो गया कि आपका प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा बनता है। तो इसको क्या कहते हैं डियर फॉलोवर्स, एप्लीकेशन, अप्लाई करना चीज़ों को जो उसने सीख ली हैं। इसके बाद जो चौथी स्टेज है डियर फॉलोवर्स, वो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस में आप क्या करते हैं, एनालिसिस में आप कुल को जुज़ में तब्दील करते हैं, होल इनटू पार्ट्स, होल को आप पार्ट्स में तब्दील करना सीख जाते हैं। जब आप तोड़ कर देखते हैं चीज़ों को खोल कर देखते हैं, एक तरह से आप चीज़ों को पार्ट्स में देखते हैं, एक एक चीज़ को आप समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप पीएससी या एनटीएस में फ़ेल हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स थे जहां मैंने गलती की, जो सारी सिचुएशन थी आप उसको ब्रेक करके देखते हैं। शायद मैंने पेपर को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा दिया, मैंने इंग्लिश की पैसेज रीडिंग में टाइम लगा दिया, तो इसलिए आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गलती किस जगह हुई थी। फिर आप वो मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। उनको पॉइंट आउट करने के बाद आप नेक्स्ट टाइम जब पेपर देते हैं तो क्या मुख्तात होके देखते हैं। आपको पता होता है कि पहले जो मैंने गलतियाँ की थी आप दोबारा मैं उन मिस्टेक्स को ना दोहराऊँ। तो हम क्या कर रहे होते हैं, होल सिचुएशन को पार्ट्स में तब्दील कर रहे होते हैं। इससे अगला स्टेज है जी ब्लूम टैक्सोनॉमी के कोग्निटिव डोमेन का सिंथेसिस। नीचे आपने एनालिसिस में चीज़ों को पार्ट्स में कन्वर्ट किया, होल इनटू पार्ट्स, चीज़ों को आपने तोड़ तोड़ के देखा। तो सिंथेसिस में हम चीज़ों की इंटीग्रेशन करते हैं, चीज़ों को हम जोड़ते हैं, चीज़ों को आप जोड़ते हैं और कोई नई चीज़ आप बनाते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाता है सीखने के इन मराहल में इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी थेरी डेवलप करना शुरू हो जाता है, वो अपनी खुद की बनाई हुई थेरी डेवलप करना शुरू हो जाता है। वो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में तजर्बे करता है और अपनी थेरीज़ डेवलप करना शुरू हो जाता है। बच्चे को हम इस काबिल बना देते हैं सिंथेसिस के अमल में। बच्चा इंटीग्रेशन करना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बनाना शुरू कर देता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, वो तख्लीकी सलाहियतें अपने अंदर पैदा कर लेता है। और आखिरी स्टेज है डियर फॉलोवर्स, इवेलुएशन से क्या मुराद है, अब आप चीज़ों को जज करेंगे। जजिंग एस्पेक्ट आपके इवेलुएट में आता है, गोया आपने जो चीज़ प्रोड्यूस की है क्या ये काम किया है और किस कदर ये मुफीद साबित हुई है। तो हर चीज़ का अब आपके अंदर इतनी क्वालिटी पैदा हो गई है कि आप दूसरों के काम को भी जज करना शुरू हो गए, आप दूसरों के काम में भी हामियाँ निकालना शुरू हो गए और उनमें दुरुस्ती करना शुरू हो गए, आप इस कदर काबिल हो गए। तो ये किस में आता है जी, इवैल्यूएशन में। अब अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर स्कूल्स और कॉलेजेस में देखा गया है कि बच्चे के नॉलेज पर ही काम करवाया जाता है। बच्चे को बस कह दिया जाता है कि बेटा ये एग्ज़ाम में इसको रट्टा लगा के याद कर लो तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस वो रट्टा लगाता रहता है, हम पहली स्टेज पर ही काम कर रहे होते हैं बस, और वो रट्टा लगा के चीज़ों को याद करता रहता है और एग्ज़ाम में वही रट्टा जो होता है उन चीज़ों को सॉल्व करने में उसकी मदद कर देता है और वो आगे निकल जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। हम तो कंप्रीहेंशन की स्टेज पर भी बहुत मुश्किल से जाते हैं, जहाँ बच्चा जो है चीज़ों को बयान कर सके अपने अल्फाज में, बहुत मुश्किल होता है। बस वो जिस चीज़ को रट्टा लगा रहा है नॉलेज में, तो बस उसी को वो पेपर में लिख के आ जाता है। तो ये कौन सी स्टेज है जी, नॉलेज की, हम इसी में काम कर रहे होते हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम बच्चे में कंप्रीहेंशन पैदा करें, उसको उस चीज़ की समझ आना शुरू हो जाए, फिर हम एप्लीकेशन पे जाएं कि जो चीज़ें उसने समझी हैं अच्छे तरीके के साथ उनको वो लाइफ में अप्लाई करना शुरू हो जाए, फिर वो उसका एनालिसिस करे, फिर वो उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाए और फिर एंड पे वो दूसरों की भी चीज़ों को जज करना शुरू हो जाए, उसके अंदर चीज़ों को जज करने की सलाहियत पैदा हो जाए। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो न्यू वर्जन एंडरसन ने जो वर्जन पेश किया था उसमें बस उसने एक तब्दीली लाई कि एक तो ये कि इन तमाम फॉर्म्स को, ये जो नाउन थे इनको उसने वर्ब फॉर्म में पेश कर दिया और
उसने ये कहा कि जो इवेलुएटिंग है इसको क्रिएट के बाद क्रिएट से पहले होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को जज करने के बाद ही वो क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, तहलीकी सलाहियत तब भी जाके उसमें पैदा होंगी। तो बस ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस था। और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ब्स हर स्टेज के सामने लिखे गए। जैसे रिमेंबरिंग जो है, इसके लिए वर्ब डिस्क्राइब का क्या मतलब है, बयान करना, सेम चीज़ ही है। टेल बताना, फाइंड करना, तलाश करना। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने वर्ब दिया हुआ है डिस्कस, आउटलाइन, एक्सप्लेन। अक्सर पीएससी के क्वेश्चंस में वो पूछ लेते हैं कि जो डिस्क्राइब है ये कोग्निटिव डोमेन की किस कैटेगरी में आता है, तो उन्होंने एक वर्ड डिस्क्राइब दिया होगा। इसी तरह दूसरा उन्होंने ले लिया अंडरस्टैंडिंग के पोर्शन से, एक्सप्लेन ले लिया, और फिर एक और ले लिया यूज़। तो आपने बताना है जी रिमेंबरिंग में कौन सा वर्ब यूज़ होगा। तो रिमेंबरिंग में वो बस डिस्क्राइब करता है, बयान करता है चीज़ को, उसको कुछ समझ में नहीं आता। टेल बताता है, तो इनमें से फिर आपने कोई चूज़ करना है। तो एक्सप्लेन हो गया। तो डिफरेंट किस्म के मतलब वो दे देते हैं वर्ब्स, और आपने एक चूज़ करना होता है। अक्सर वो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्ब इसमें से यूज़ होगा एनालिसिस के लिए, एवेलुएशन के लिए या क्रिएटिंग के लिए। उम्मीद है दोस्तों आज आपको बेहतरीन अंदाज में समझने का मौका मिला होगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे, और अगली क्लास का इंतज़ार करते रहें। हमारी कोशिश होगी कि अगली क्लास में हम अफेक्टिव डोमेन पे बात करें, और साइकोमोटर डोमेन पर भी हम बात करें। आज हमने सिर्फ कोग्निटिव डोमेन जो लर्निंग थेरीज़ हैं उनका पहला जो डोमेन है कोग्निटिव डोमेन में बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल्स के बारे में हमने बात की है, बच्चे की कोग्निशन के बारे में हमने बात किया कि बच्चा दिमागी तौर पर किस तरह तेज़ करता है। एक टीचर कौन कौन सी वो टेक्निक्स यूज़ करता है, कौन से वो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनसे गुज़र के उसकी जो जहनी नशोनुमा है वो होती है, मेंटल स्किल्स उसकी इम्प्रूव होती हैं। तो इसके बारे में हमने बात किया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.